एकदम हीरोइन जैसी दिख रही है। लेकिन भैया कहाँ है? यहाँ हो ना। बोल क्या हुआ? हाँ हाँ, भानु भी तो है ना? है? वो अपने सगे बड़े भाई की बात कर रही है, धर्म की। इस रस्म के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन चाची जी मैं भी तो चचेरा भाई है तो, और कोई गलत फहमी है तो बता, वो भी दूर कर दूं मैं। अरे यार तू टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना। कितना पैसा हुआ आप? 120 रुपया। ये लीजिए, चले अब। अरे यार शाम को ना बहन को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ, मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी, पर आऊँगा ज़रूर। शाम को बैठ के दारू शारू पियेंगे, ठीक है? चल ठीक है, मिलता हूँ मैं रात को। ओके। तुम दोनों यहाँ लव बर्ड्स की तरह क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो जाएगी तुम दोनों की भी शादी। जाके बहन की शादी ना अभी काम करो, चलो जाओ। और तू यहाँ खड़ा खड़ा मुंह देखता रहेगा क्या? धर्म को फोन करके बुला, जल्दी जल्दी कर। हेलो, क्या? ठाकुर सर, आसपास लोगों से पूछताछ करो, किसने एक्सीडेंट होते हुए देखा, और इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया? ये सर, इसका नाम धर्म है। इसके साथ में इसका दोस्त भी था, उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो घर वालों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, फॉरेंसिक वाले और फोटोग्राफर को भी बुलाओ। जी सर। सर हम रोज दोपहर को साथ में दुकान से आते थे, फिर उसी पान वाले की दुकान पर हम लोग कुछ खाया पिया करते थे, फिर वो अपने घर चला जाया करता था, मैं अपने घर चला जाया करता था। सर आज भी धर्म ने मुझसे बातें की और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगा, मिलता हूँ मैं रात को। ओके। ट्रक ड्राइवर की शक्ल देखी थी आपने? ट्रक का नंबर? हाँ सर, ट्रक ड्राइवर का हल्का हल्का चेहरा मुझे याद है। कोई टाल सकता नहीं है पुत्र, जो होना है वो तो। धर्म भैया का हाथ आज तक हम सबके ऊपर था। यकीन ही नहीं होता वो हमें इस तरह छोड़कर चले गए। लेकिन तू घबरा मत, था तेरा ये बड़ा भाई हमेशा तेरे साथ है, ठीक है? हरमन अब बच्चा नहीं रहा, वो खुद को भी संभाल सकता है और अपने परिवार को भी। तू खुद को संभाल जाके। सब रात भर गाड़ी चलाई, एक पल के लिए आग झपकी और एक्सीडेंट हो गया। पब्लिक के डर से नहीं रुका था, उन्हें लोग मुझे वहीं मार डालते। आंखों में इतनी नींद थी तो कहीं किसी धावे पे सुस्ता लेता। तेरी लापरवाही की वजह से एक आदमी की जान चली गई। सर, रिटर्न ऑन केस। ड्राइवर ने खुद कबूल किया है कि एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, चार्जशीट बना के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो। हिट एंड रन, एक ड्राइवर की ट्रक चलाते समय आंख लग गई और एक परिवार ने अपना बड़ा बेटा खो दिया। घर का आधार स्तंभ चला गया। क्या गुजर रही होगी उसकी मां पर, उसकी पत्नी पर। ऐसे केसेस पुलिस की फाइल में तो क्लोज हो जाते हैं, लेकिन उन परिवारों पर क्या बीतती है जो इसके शिकार होते हैं। पुलिस को शक करने लायक कुछ मिला ही नहीं, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक दुर्घटना थी? हम समझ सकते हैं आप पर क्या गुजर रही है। आपने अपना जवान बेटा खोया है, लेकिन साड़ी कुड़ी भी तो कल्ली रह गई है। आप मधुर की शादी करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। हम नहीं, आप लोग जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। हमें सच में कोई एतराज नहीं है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं।
लेकिन सिर्फ हरमन के साथ। क्या? ये तो आप ही के घर की प्रथा है ना, चादर ओढ़ाने की प्रथा, कि अगर बड़ा भाई ना रहे तो छोटे भाई को उसकी पत्नी की जिम्मेदारी उठानी होगी। बकवास बंद कर। क्या नाप शनाप बके जा रही है? लेकिन मम्मी जी मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। पर ये गलत बात है पुत्र। गलत? आज आपको सही और गलत के बीच का फर्क नजर आ रहा है? आप तब कहाँ थी जब हरमन खुद बेझिझक धर्म जी के सामने हमारे कमरे में मेरे साथ चौंक गए जैसे आप कुछ नहीं जानती थी। ये लड़की पागल हो गई है। अरे इसे कोई लेके जाओ। डिम्पल। क्यों मम्मी जी, अब आप मुझसे बात नहीं करेंगी? मम्मी जी मैं एक इंसान हूं, खिलौना नहीं। जब चाहे किसी को दे दिया, जब चाहे फेंक दिया। जब से इस घर में बहू बनकर आई हूं तब से आपकी हर एक बात मानी है, हर एक प्रथाएं निभाई हैं। लेकिन आज मैं अपना हक मांग रही हूं। मैं इस घर से नहीं जाने वाली। और क्यों जाऊं? ताकि मेरी शादी किसी और से हो जाए और उसी तरह मेरा उस घर में भी इस्तेमाल हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में बहू बनकर रहूंगी, हरमन की बीवी बनकर। क्या बक रही तू? हमारे देश में आज भी अनेकों कुप्रथाएं हैं जिन्हें बदलने की बजाय हम उन पर पर्दा डाल देते हैं और छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारे देश में जो संस्कार बच्चों को मिलते हैं वो कहीं और नहीं मिलते। ये खोखला गर्व है हमारी संस्कृति पर। अक्सर ऐसी प्रथाओं का पालन करने के लिए बड़े बुजुर्ग बच्चों से कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ और ही थी। यहाँ एक लड़की खुद एक पुरानी प्रथा को निभाने की जिद कर रही थी। ये नाप शनाप बोल रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बकवास कर रही है। आपकी बेटी की अकल ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की? छोड़ो मुझे। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मेरे घर मेरे खानदान पर कीचड़ छालेगी। निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी। कीचड़ तो तुमने उछाला है इस घर पर और पूरे खानदान पर। उस दिन और उसके बाद हर वो दिन जब तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। और जब मैं अपना हक मांग रही हूं तो हाय तौबा। तेरी हिम्मत कैसे बोलने की? वो ठंड रख यार, कर क्या रहा है? भाभी ये सब छोड़ो ना। आपको इस घर में शादी करनी है ना? मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। नहीं, मुझे नहीं मंजूर है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ हरमन के साथ। भाभी मान जाओ ना, इसमें किसी का नुकसान नहीं है और बात घर की घर में ही सुलझ जाएगी। चल बेटा, पुत्र, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, रहने दी। चल। नहीं, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भारती, इसका दिमाग खराब हो गया है। छोड़ दो इसे यहाँ पर। इसे जो जी भी चाहे उसका करने दो। चलो यहाँ से, चलो। प्रीति बैठकर बात करते हैं प्लीज। मम्मी पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे हरमन। तुम्हारे घर में जो कुछ भी चल रहा है वो सब लोकेलिटी में फैल गया। सब लोग जान चुके हैं हरमन मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। पता नहीं ये मधुर भाभी क्यों, मैं नहीं जानता वो ये सब क्यों कर रही हैं। पर एक बात पक्की है, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, समझी? हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। क्या हुआ प्रीति?
देखा हरमन, वो हम पे चिपकर नजर रखती है, हमारी बातें सुनती है। इस बार नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत तो देखो इसकी, छिप छिप कर बातें सुन रही थी हमारी, नजर रखे हुए थी मुझ पर और प्रीति पर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक और झूठ। अब ये रोज रोज का ड्रामा करना छोड़ दो, बहुत हुआ। झूठे तो तुम हो हरमन, नाटक तुम कर रहे हो। वहां प्रीति से प्यार का नाटक और यहाँ मेरा इस्तेमाल। झूठे तुम हो। तुम झूठी नहीं, एक घटिया और गिरी हुई औरत हो। सोती हो भानु के साथ और दुनिया के सामने नाम लेती हो मेरा, ताकि मुझे फंसा सको। हरमन! बेटा सुन तो ले। दूर रहना मुझसे। किसी ने भी मुझे हाथ लगाया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। झूठे हो तुम सब, झूठे हो। पागल हो गई है ये औरत। मम्मी जी पागल हो गई है ये। कुछ करो इसका। सर, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझ पर हमला किया है। हमला? किसने किया आप पर हमला? सर वो मैं देख नहीं पाई। और सर ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अब आ रही हैं हमारे पास कंप्लेंट करने के लिए? आपको पहले आना चाहिए था। ठाकुर सर, इनसे डिटेल्स लो और जहां जहां इन पे हमला हुआ है वहां पूछताछ करो। शायद किसी ने कुछ देखा। यस सर। और इनके परिवार से भी बात करनी होगी। हाँ जी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें भी नहीं पता वाकई में कि क्या हुआ है। देखिए ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इन पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। हाँ ये कह रही है ऐसा, लेकिन कितना सच है वो। अच्छा, आप में से कोई भी इनके साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने क्यों नहीं आया? अरे क्यों आए सर, हमारा दिमाग ठिकाने पर है, इसकी तरह नहीं। सर ये औरत मनगढ़ंत कहानियां बनाती है, और ये हमले वाली बात भी या तो इसका वहम है या फिर झूठ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन पर वाकई में हमला नहीं हुआ है? ये मतलब आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि ये झूठ बोल रही हैं? ठीक है, अभी तो मैं यहां आकर सवाल कर रहा हूं। अगर मेरे सवालों का सही जवाब नहीं मिला तो आप में से एक एक को पुलिस स्टेशन में आके जवाब देने होंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये पहले भी बहुत झूठ बोल चुकी है। दरअसल एक पुरानी घिसी पिटी प्रथा के नाम पर वो हरमन से शादी करने की जिद कर रही थी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ हरमन के साथ। क्या? ये तो आप ही के घर की प्रथा है ना कि अगर बड़ा भाई ना रहे तो छोटे भाई को उसकी पत्नी की जिम्मेदारी उठानी होगी। आपने कुछ देखा था? सर मैंने ना देखा ना सुना, और यदि इस इलाके में कुछ होता है तो सब तुरंत भीड़ जमा हो जाती है। नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अच्छे से याद कीजिए। पति की मौत से बाद से वो घर से बाहर निकलती कहाँ है, और सर है भी वो बड़ी अजीब सी। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने आप पे अटैक किया और आपने कुछ देखा ही नहीं? सब रास्ता सुनसान था, आसपास कोई नहीं था। चलिए मान लेते हैं, फिर भी मदद के लिए अब चिल्लाई तो होंगी। सर मैंने चिल्लाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी डर गई थी कि गले से आवाज ही नहीं निकली, और मैं सीधा घर की तरफ भाग गई। मम्मी जी, किसी ने मुझे टेम्पो से मारने की कोशिश की। फिर से नया नाटक क्यों कर रही हो ये सब? वैसे भी तुझे मारकर किसी को क्या मिलेगा मधुर? जब से धर्म गया है ना, तब से रोज नया बखेड़ा इस घर में। थोड़ा मुश्किल है ना यकीन करना। चलिए मान लेते हैं किसी ने आप पे हमला किया और आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं देखा, ना आपको देखा ना उस हमलावर को देखा। वैसे ये है कौन जो आपकी जान लेना चाहता है, और क्यों? ये चादर उड़ाने की जिद आप ही की थी ना? और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। लेकिन सर मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत डर गई थी। आपको किस पर शक है? सर मुझे मेरे देवर हरमन पर शक है, और भानु पर भी। पहले तो शादी के लिए हाथ मांगा। आपको इस घर में शादी करनी है ना? मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। मुझे नहीं मंजूर है। भाभी मान जाओ ना, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, और बात घर की घर में ही सुलझ जाएगी। और फिर कल रात वो रूम में ही घुस गया।
करें? मधुर, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए आया हूँ। तुम ठीक हो ना? हाथ मत लगाना मुझे, दूर रहो मुझसे, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। ये तमाशा तुम छोड़ नहीं सकते हो क्या? अरे जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम अकेली हो गई हो ना, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, ठीक है? चुप। मैं जा रहा हूं। अच्छा चुप कर। मैं यहाँ तेरे लिए आया था, लेकिन तेरे तो नखरे बढ़ गए। मुझे मना करके तूने अच्छा नहीं किया, इसका बदला जरूर लूंगा, याद रखियो। कहीं उसके साथ भी तो आपका कोई संबंध तो नहीं था? नहीं सर। और हरमन के साथ? मैं मना कैसे करती? जो भी होता था मेरे पति के सामने होता था। फिर भी आपने कभी किसी के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज नहीं की। आपके मुताबिक हरमन आपकी पति की मर्जी से आपसे संबंध बना रहा था, लेकिन आपने उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज नहीं की। कैसे करती साहब? घर में सब जानते थे। पति के मरने के बाद तो कर सकती थी। चादर उसी से ओढ़नी है, तो शिकायत कैसे करती? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके ससुराल के सदस्यों से ही अपनी जान का खतरा है, तो आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस घर के अंदर प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। नहीं सर, ये लोग यही चाहते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपना हक लेकर रहूंगी। फिलहाल आप अंदर जाइए। मधुर पर भरोसा करें तो उसे ऐसा लगता है कि उसके ससुराल में कोई ऐसा है जिससे उसे अपनी जान को खतरा है। सर, बड़ी अजीब बात है। मधुर के मुताबिक उसके ससुराल में उस पर अत्याचार हुआ है, लेकिन फिर भी वो ये घर छोड़ के जाना नहीं चाहती। सर, जिस इंसान ने उस पर अत्याचार किया, जबरदस्ती की, उसी से चादर ओढ़ने की जिद पर अड़ी हुई है। हो सकता है कि मधुर झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी हमें इसके ससुराल के हर एक आदमी से एक बार फिर से पूछताछ करनी होगी और साथ ही मधुर पर नजर भी रखनी होगी। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी के 2 महीने हो चुके हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप ले लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्रीति, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और होने वाला बच्चा हरमन का भी हो सकता है, इसलिए प्लीज हरमन से अपना रिश्ता तोड़ दो। तुम झूठ बोल रही हो और सबसे पहले तुम ये अपना ड्रामा बंद करो, ताकि मैं और हरमन चैन से जी सके। और ये बच्चा हरमन का हो ही नहीं सकता। हरमन ने मुझे सब कुछ बताया कि किस तरह तुम उसके ऊपर नजर रखती थी। अरे कितनी घटिया औरत हो तुम। भाभी और देवर के रिश्ते को इतना नीचे गिरा दिया। अच्छी पट्टी पढ़ाई है उसने तुम्हें, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उस पर यकीन कैसे कर सकती हो। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है प्रीति। बेवकूफ तुम हो जो ये सोच रही हो कि लोग तुम्हारी झूठी कहानियों पे यकीन कर लेंगे। मैं आखिरी बार बोल रही हूं, हमें अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हें हरमन के रास्ते से दूर करने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। ये जमानत पे छूटा है। मैंने कहा था ना कोई नई कहानी लेकर आएगी, देखा? ये कहानी नहीं है मम्मी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो ड्राइवर धर्म जी को मारने के पैसे ले रहा था। उनकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, उन्हें मारा गया है, मरवाया गया है। क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ? इस औरत का नया नाटक। कह रही है धर्म भैया का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। क्या? फिर तो तुमने पैसे देने वाले को भी देखा होगा ना, कौन था वो? देखो,
सीधी तरह मेरे पैसे दे दो। अगर तुमने पैसे नहीं देना तो मैं पुलिस को जाकर ये बता दूंगा कि तुमने धर्म को मरवाया था। चुप। क्या क्या बोल रही हैं आप ये? मेरा भानु अपने ही भाई को मरवाएगा? अरे धक्के मार के निकालो बाहर इसे। घर तोड़ना चाहती है हमारा। पहले पति को खा गई, अब हमारे ऊपर उंगली उठा रही हो। अरे माँ, सनकी हो गई है औरत। आप लोग मेरा यकीन मानिए, मैंने खुद इसे उस ड्राइवर को पैसे देते हुए देखा है। मैं सच बोल रही हूँ। पर सच क्या था और कौन सच बोल रहा था? मधुर, भानु या फिर हरमन? सच की कई परतें खुलनी थी। फोन रिकॉर्ड्स ने एक्सीडेंट की पूरी कहानी खोल दी। तो देर किस बात की? आज ही कुंडली खोल देते हैं इस परिवार की। जी सर। भानु कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है सर। जहां भी है उसे बुलाइए। उस पर अपने ही भाई का खून करवाने का इल्जाम है। ये क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप भी इसकी बातों में आ गए? हम किसी की बातों में नहीं आए। ट्रक ड्राइवर ने खुद बयान दिया है कि भानु ने ही उसे धर्म का खून करने के लिए पैसे दिए थे। झूठ बोलेगा ना तो तेरे कॉल रिकॉर्ड सारी सच्चाई बयान कर देंगे। अब बता, किसने पैसे दिए थे एक्सीडेंट करवाने के लिए? भानु से 5 लाख रुपए तय हुए थे। हमको पता था एक्सीडेंट केस है, जमानत मिल ही जाएगी और फिर पैसे देकर केस को रफा दफा कर देंगे। हमारे पास सबूत भी है। बताइए कहाँ है भानु? देखिए, आप में से किसी ने भी अगर उसे छुपाने की कोशिश की तो तहकीकात में बाधा डालने के जुर्म में आप सबको अंदर कर देंगे। शायद गोडाउन में होगा, वही रहता है। खून। अच्छी तरह से तलाशी लो सारी जगह की। उधर देखो। यहाँ के हर कोने की तलाशी लो, सारे सबूत इकट्ठा करो। एक एक्सीडेंट से शुरू हुआ केस अब एक मर्डर केस बन चुका था। भानु जो मधुर से शादी करना चाहता था, जिस पर धर्म के खून का शक था, वो ही मर चुका था। भानु की मौत से सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ मधुर को होता, क्योंकि हरमन तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए साफ हो जाता। मौत इवनिंग में 5 से 7 के बीच हुई है। कैंची से वार किया गया है। कुर्सी पर ब्लड स्पॉट्स थे, मतलब किसी ने वार तब किया जब वो कुर्सी पर बैठा था, मगर लाश हमें कुर्सी पर नहीं मिली, थोड़ी दूर मिली। मतलब कोई उसे घसीट के वहां तक ले गया, या ये खुद किसी तरह से वहां तक पहुंचा और ढेर हो गया। हत्या कैंची से हुई, जो किसी भी घर में आसानी से मिल जाती है। हो ना हो, ये हत्या इस परिवार से ही जुड़ी हुई है। धर्म को, अपने बड़े भाई को तो पूछता था मेरा बेटा, उसे मारने की तो सोच भी नहीं सकता, फिर भी मधुर ने इल्जाम लगाया। अब तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि भानु की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला था। हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। सर, मधुर। और कौन हो सकता है, क्योंकि वही थी जो उस वक्त घर से बाहर थी। मेरी तो अपनी जान को खतरा है, मैं क्या किसी और को। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं शादी करूंगी तो हरमन से। फिर भानु जो भी चाहे, वो मेरी मर्जी के बिना मुझसे शादी नहीं कर सकता था। धर्म को भानु नहीं मरवाया था, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ड्राइवर ने कहा। अरे मधुर ने ही उस ड्राइवर से झूठ बुलवाया होगा भानु को फंसाने के लिए। उसे रास्ते से हटाने के लिए मुझे उसे मारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम बदला भी तो ले सकती हो, अपने पति की मौत का बदला। अगर अब बात चली है तो मैं आपको एक बात बता दूं, भानु की नजर मेरी जायदाद पर थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आता था। क्योंकि मेरा भानु अपना फर्ज समझकर उससे शादी करनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे की यही शराफत उसकी मौत बन गई। काश भानु मेरे हाथ से ही मरता। उस दिन कहाँ थी आप? 5 से 7 के बीच? सर, मैं अपनी मंगेतर प्रीति के साथ था, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। मेरी तबीयत खराब थी, मुझे चक्कर आते थे, इसीलिए अपने कमरे में ही रहती थी। सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा, सिवाय एक की। कौन? मधुर, वही नहीं थी घर पर। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो समझ में नहीं आ रहा, झूठ कौन बोल रहा है, मधुर या उसके ससुराल वाले? मधुर के पास मोटिव तो है, लेकिन वो उस टाइम घर पर नहीं थी
उस दौरान हमारे कांस्टेबल ने उसे डॉक्टर की क्लिनिक से निकलते हुए देखा था। उसने किसी से मदद ली होगी? लगता नहीं। सर, ये मधुर कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रही है? बेचारी का, एक बेचारी औरत इतनी जिद्दी हो सकती है? हो भी सकता है। उस प्रीति से बात हुई? जी सर, प्रीति ने कहा कि हरमन उसके साथ ही था। शायद दोनों मिले हुए, दोनों ही झूठ बोल रहे होंगे। शक तो सिमर और डिंपल पर भी जाता है। दोनों के पास वजह थी। माँ को बेटे से बहुत प्यार था, हो सकता है वो उसकी मौत का बदला लेना चाहती हो। और दूसरी तरफ डिंपल को भी अपने भाई से बेहद लगाव था। आखिर पुलिस को मधुर पर विश्वास होने लगा, लेकिन अब भी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि भानु की मौत में उसका हाथ ही ना हो। प्रीतो रिलैक्स, प्रीतो मेरी बात तो सुन। देखो हरमन, जब तक ये मधुर हमारे रास्ते से हट नहीं जाती ना, तब तक कुछ सही नहीं होगा। तो ठीक है ना, उसे रास्ते से ही हटा दूंगा वंस एंड फॉर ऑल, तब तो सब ठीक हो जाएगा ना। प्रीतो मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। क्या करेगा तू? कैसे रास्ते से हटाएगा मधुर को? मार देगा, खून करेगा तू? हाँ करूंगा, जरूरत पड़ी तो करूंगा। जीना हराम कर दिया उसने मेरा। अरे उसे मारकर तुझे क्या मिलेगा? जेल चला जाएगा। सारी की सारी जिंदगी सामने पड़ी है, पूरी बर्बाद हो जाएगी। देख पुत्र, बड़े बेटे को मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को खोना नहीं चाहती। और मैं प्रीतो को नहीं खोना चाहता। आप समझ क्यों नहीं रही हो माँ? 2 टके की मधुर को मारूंगा तो कम से कम प्रीतो के साथ जी तो पाऊंगा। अब मैं नहीं रुकने वाला। अरे पुत्र, 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 मेरी बात तो सुन पुत्र। खाना खा लो, वरना कमजोर पड़ जाओगे। पास भी मत आना। हिम्मत तो देखो इसकी, हमारी लाइफ बर्बाद कर दी, हमारे पूरे परिवार की बदनामी कर दी, और हमारे साथ खाना खाना चाहती हो? तुम्हारी वजह से ना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, समझी तुम? आई हेट यू। मम्मी, मुझे ना इसके आसपास भी नहीं रहना है। रुको बेटा, इसकी वजह से हम अपना मूड खराब क्यों करें? चलो हम लोग कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। कितनी बुरी हूं ना मैं। खुद कुछ नहीं खाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुझे भी कुछ नहीं खिलाया। तुझे तो खाना ही होगा। सर, फायर डिपार्टमेंट से बात हो गई है। उन्होंने कंफर्म किया कि गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन है। शाम तक ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी। मधुर सच बोल रही थी। उसके परिवार में ही कोई था जो उसकी जान लेना चाहता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी और उसने 4-5 नींद की गोलियां खाई। अगर वो नींद की गोलियां खाकर ही जान देना चाहती थी तो ज्यादा गोलियां लेती, गैस क्यों ऑन रखती? कोई नींद की गोलियां खाकर ब्लास्ट का इंतजाम क्यों करेगा? यह मौत भी कोई एक्सीडेंट नहीं है। मधुर घर छोड़ना नहीं चाहती थी और हम उसे घर में पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ये बात हमने उसे समझाई भी थी, लेकिन उसने नहीं सुनी। घर के ही किसी ने उसकी मौत का इंतजाम किया। मधुर प्रेग्नेंट थी। ठाकुर, इसके बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ, आखिर पता तो चले कि ये बच्चा किसका था, उसके पति का, उसके देवर का, या उसके पति के चचेरे भाई भानु का। डीएनए टेस्ट से अब मधुर की सच्चाई पता चलेगी। मैंने तुमसे कहा था ना, मधुर को यहाँ से लेकर चलते हैं। ले जाते तो अच्छा था। आपकी बेटी ना कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, बाजारू औरतों से भी ज्यादा गिरी हुई थी। पहले उसने भानु को अपने जाल में फंसाया, उससे संबंध बनाए और उसके बाद उसका खून कर।
उसके बाद हरमन को फंसाने की कोशिश की, और जब ऐसा नहीं हुआ तो अपनी जान ले ली उसने। कम से कम जीते जी नहीं तो मर के खानदान का सत्यानाश कर। अपनी बकवास बंद कर, छोड़ूंगी नहीं तुझे। खबरदार, जो हाथ लगाया तो देखा, माँ बाप को सच्चाई कितनी कड़वी लगी। एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब? बंद कीजिए और चलिए हमारे साथ थाने। ले चलो इसे। अरे ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती अभी तक शुरू नहीं हुई है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। चलो आप भी चलिए। अरे लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। हमें सब पता है, आपको भी चलना होगा। चलिए आप लोग, लेकर आओ। तो ना तुम अपने भाभी के साथ सोते थे, ना तुम्हारा कोई गलत रिश्ता था। सर वो औरत झूठ बोल रही थी। उसकी कोख में जो बच्चा था उसका डीएनए तेरे डीएनए से मैच करता है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब मेरी बहू की चाल थी। हम सबको फंसा कर चली गई वो। हम सब ने उसकी जिद के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मैंने चादर उड़ाने से मना कर दिया तो उसने मुझसे बदला लिया है। और आपके छोटे बेटे ने जो उसके साथ किया वो सही था। इस घिनौने जुर्म की तरफदारी करती हैं आप। तुम सब जानती थी, फिर भी हरमन के साथ शादी करना चाहती थी। कैसी लड़की हो तुम? कहीं तुमने और हरमन ने मिलकर तो नहीं उसे अपने रास्ते से हटा दिया? नहीं, तुम्हें हरमन के रास्ते से दूर करने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। उसे हमारे रास्ते से हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मैं मर्डर नहीं कर सकती सर। वैसे मार तो आप भी सकती हैं। मधुर ने जो आपके बेटे के साथ किया, उसके बाद बदला लेने की इच्छा तो आपके मन में भी होगी। अरे धक्के मार के निकालो बाहर इसे। घर तोड़ना चाहती है हमारा। पहले पति को खा गई, अब हमारे ऊपर उंगली उठा रही हो। नहीं सर, मैं किसी की जान नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मेरी जेठानी ले सकती, उनका बेटा भी, यहाँ तक कि उनकी बेटी डिंपल भी। हाँ, मैं नाराज थी भाभी से क्योंकि उन्होंने चादर प्रथा की मांग की थी, इसलिए मेरा रिश्ता भी टूट गया था और कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था मेरे लिए। तुम्हारी वजह से ना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, समझी तुम? आई हेट यू। मैं बहुत गुस्सा थी भाभी से, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। पहला मर्डर रोड एक्सीडेंट से, दूसरा कैंची से और तीसरा गैस ऑन रखकर। हरमन और प्रीति के पास सबसे बड़ा मोटिव था, सिमर, डिंपल या रत्ना। सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। मधुर ने हमसे उस पर हुए हमले का जिक्र किया था। हर इंसिडेंट्स की डिटेल्स फिर से चेक करो। किसी ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी उस पर। सर, सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि एक छोटा सा टेम्पो था, नंबर था DL04। इससे ज्यादा तो कुछ पता नहीं चला। एक और बात सर, ये दूसरी बार किसी ने उसके गला दबाने की कोशिश की। सर, ये हमला कोई पुरुष ही कर सकता है। हो सकता है यह हमला उस भानु ने किया हो, या फिर इन तीनों औरतों ने किसी आदमी की मदद ली हो। प्रीति और हरमन, पता करो हमले के वक्त ये लोग कहाँ थे। कोई तो ऐसी कड़ी है जो हमारे हाथ नहीं लगती। अब तो इंस्पेक्टर साहब आपको यकीन हो गया ना कि हम में से कोई भी खूनी नहीं है। हरमन कहाँ है? हरमन अब कुछ दिन हमारा मेहमान रहेगा। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तूने अपनी भाभी का बलात्कार किया और उसका खून भी किया। उस पर 3 बार जानलेवा हमले हुए। अब तक हम पूछताछ कर रहे थे मधुर की तस्वीर लेकर, पर जब हमने तुम्हारी फोटो दिखाई तो एक आई विटनेस ने तुम्हें पहचान लिया और फिर हमने तेरा ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स निकलवाए। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है हरमन, बोल। सर ये सच है कि मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। मैंने प्रीति से वादा किया था कि मैं मधुर को रास्ते से हटा दूंगा। पर वो हर बार बच गई। एक रात पहले भी मैंने उसको मारने की प्लानिंग की थी। कैसे रास्ते से हटाएगा मधुर को? मार देगा, खून करेगा तो हाँ करूंगा, जरूरत पड़ी तो करूंगा। देख पुत्र, बड़े बेटे को मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को खोना नहीं चाहती। और मैं प्रीतो को नहीं खोना चाहता। आप समझ क्यों नहीं रही हो माँ? 2 टके की मधुर को मारूंगा तो कम से कम प्रीतो के साथ जी तो पाऊंगा। पर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उसको नहीं मारा। मेरी बात पे यकीन कीजिए सर। सर मुझे लगता है हरमन झूठ बोल रहा होगा, उसी ने गैस ऑन करके छोड़ दिया होगा। नहीं ठाकुर, जिस तरह के हमलों का जिक्र हरमन ने किया है
इस तरह के हमले एक आदमी ही कर सकता है। कैंची से किसी का खून कर देना या फिर गैस ऑन करके किसी की हत्या करना, ये तरीके उसके नहीं लगते। एक बार को मैं ये मान सकता हूं कि वो मधुर की हत्या कर दे, लेकिन भानु को मार के उसको क्या मिलता? भानु से तो उसको फायदा ही था। भानु मधुर से शादी करके उसका रास्ता क्लियर कर देता। ठाकुर, मुझे लगता है कि किसी एक ने ही भानु और मधुर दोनों की हत्या की। सर, कोई ऐसा जो दोनों से नफरत करता था? नहीं, हत्या की वजह हमेशा बेइंतहा नफरत नहीं होती, बेइंतहा प्यार भी हो सकता है। आप लोग चलिए हमारे साथ, आप भी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बेटे को तो पहले ही ले जा चुके हैं, अब किसे ले जाएंगे? अब क्या चाहिए आपको? ये तो आप हमें बताएंगे। अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप, और आप जानते हैं हम यहाँ क्यों आए। मार डाला? दोनों को मैंने मार डाला। उसने मेरे बेटों की जिंदगी नरक बना दी। और भानु? भानु की नजर मेरी जायदाद पर थी। तू घबरा मत, तेरा ये बड़ा भाई हमेशा तेरे साथ। हरमन अब बच्चा नहीं रहा, वो खुद को भी संभाल सकता है और अपने परिवार को भी। और उस जायदाद के लिए उसने मेरे बेटे को मारा, तो ये सजा तो उसको मिलनी ही थी। उस दिन जब गुस्से से भानु घर से निकला था तो मैं भी उसके पीछे पीछे गोडाउन गई थी। और फिर मैंने मधुर को भी मार डाला। क्या करती? मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, वो मेरा बिगाड़ भी क्या सकती थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जब मुझे ये पता चला कि मेरा बेटा हरमन उसका खून कर देगा तो ठीक है ना, उसे रास्ते से ही हटा दूंगा वंस एंड फॉर ऑल। तब तो सब ठीक हो जाएगा ना। प्रीतो, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। क्या करेगा तू? 2 टके की मधुर को मारूंगा तो कम से कम प्रीतो के साथ जी तो पाऊंगा। मुझे पता था कि हरमन को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि मधुर पहले ही उसकी थाने में रिपोर्ट लिखवा चुकी थी। उसका एक न एक दिन पकड़ा जाना तय था। मैं अपने दोनों बेटों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने मधुर के पानी के जग में नींद की गोलियां मिला दी और फिर मैंने किचन में जाकर गैस को खुला रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो किचन में खाना खाने जरूर आएगी। उसके पेट में बच्चा था, मुझे पता था कि वो भूखी नहीं रह पाएगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बेटों से और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपने 3 खून किए। पहले आपने अपने भतीजे भानु को मारा, फिर अपनी बहू के साथ साथ उसके पेट में पल रहे उसके बच्चे को भी मारा। पुत्र, आना पुत्र मेरे पास, इतना डर मत। अरे मैं तेरी दादी हूँ। मैं नहीं बोलूंगी, तुम बोलो। अच्छा ठीक है ठीक है, बोलती हूँ। आई लव यू। मम्मी बचाओ, पागल दादी ने मेरे को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ बचाओ, संभाल। अरे पुत्र डर मत, छोड़ो, डराओगी बच्चे को? मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसे क्यों डराऊंगी भला? रहने दीजिए मम्मी जी, मुझे पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है। अब चेची पिछले 1 साल से जॉब का बहाना बनाकर दुबई बैठे हैं, ना इनकी खबर लेते हैं और ना अपनी देते हैं। तो बस इसी बात का फ्रस्ट्रेशन लेकर हम सब पर मैड होते रहते हैं।
तेरा पति कुत्तू से कौन सा चिपके बैठा रहता है? वो भी तो जाता है एक महीने के लिए बाहर टूर पर। देखो, तुझसे मेरी बात तो ना ही करो। मेरे हस्बैंड मेरी नीड्स का ख्याल रखते हैं और मैं उनकी। बस यही तो चाहिए होता है ना एक हैप्पी मैरिज के लिए। चलो संभव। हाँ, आ रही हूँ। आओ आओ। हाँ, नहीं यार, इस बारी का ट्रिप तो बहुत सक्सेसफुल रहा, सब कुछ अच्छा रहा। बल्कि इस बारी ना वो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोई हमें नेगेटिव रिस्पांस नहीं दिया। अरे सारा कुछ अचीव हो गया यार। और वो जो टारगेट्स है ना, मैं तेको बता रहा हूँ कि साल से पहले अचीव हो जाएंगे, सारे टारगेट्स हो जाएंगे। हाँ, तू चिंता मत कर यार, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। हाँ, चल मैं रखता हूँ, फ़ोन रखता हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके, बाय। कार्तिक, यार कमाल है, ऐसा कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? पूरे 20 दिन बाद वापस घर आए हो और घर में घुसे भी तो फोन पे बात करते हैं। यार तुम कितनी फिल्मी हो यार। मैं कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं हूँ जो अपनी हीरोइन के साथ रोमांस करता फिरे। बहुत काम करने पड़ते हैं मुझे, जिंदगी में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कुछ करने के लिए। पर सब लोग मैनेज तो करते हैं ना कार्तिक। यार मुझे बहुत भूख लगी है कोमल, प्लीज कुछ खाने के लगाना। मैं अभी आ रहा हूँ फ्रेश होके। ओके। आज के दौर में खुशहाल परिवार की तस्वीर में एक जवान जोड़ा होता है और उनके बच्चे। उनके बुजुर्ग या तो उस तस्वीर में होते नहीं, और अगर होते भी हैं तो उस परिवार का हिस्सा लगने की बजाय अनचाहे मेहमान लगते हैं। क्यों होता है ऐसा कि अपने बच्चों की खुशियों को अपनी जिंदगी का उद्देश्य मानकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देने वाले माँ बाप अपने ही बच्चों के लिए इतने गैर जरूरी हो जाते हैं कि उन्हीं की दी हुई जिंदगी में से उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना भी बच्चों को बहुत भारी पड़ने लगता है। 77 वर्षीय अंबिका खुराना अपने भरे पूरे परिवार के साथ दिल्ली के करोल बाग इलाके में रहती थी। अपने 2 बेटों, 2 बहुओं और एक पोते के साथ उनकी जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके अपनों ने उन्हें उनके अपने ही घर में एक लावारिस की तरह छोड़ रखा था। मत मार, मैं तेरे हाथ जोड़नी है। पूरे 1.25 महीने बाद आज तुमने फोन उठाया मेरा। हाँ, ऐसी कौन सी नौकरी कर रहे हो जो तुम्हें बात करने की फुर्सत नहीं है? तुम्हें ना मेरी फिक्र है और ना अपने बच्चे की। अरे मेरा तो नसीब ही फूट गया तुमसे शादी करके। यहाँ तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है, और ऊपर से वो कोमल। यार ये भैया भाभी का मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्यों? अरे और नहीं तो क्या, जब भैया यहाँ पे थे तब उनकी बनती नहीं थी उनसे। अब जब भैया दुबई में है तब भी बार बार उन्हें फ़ोन करते रहती है, परेशान करती है। कोई चैन नहीं है उनकी ज़िंदगी में यार। पूरी की पूरी उनकी ज़िंदगी नर्क बना दी यार। मैं बहुत परेशान हूँ उनके लिए। कार्तिक छोड़ो ना, हमें क्या। और वैसे भी इतने दिनों बाद घर वापस आए हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ब्यूटीफुल हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, पर नहीं, तुम्हें तो अपने भैया भाभी की पड़ी। ऐसा क्यों? आई एम सो सॉरी, जो तुम आज सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। खुराना हाउस में एक तरफ थी उपेक्षित बुजुर्ग अंबिका और दूसरी तरफ थी अनीता, जिसकी जिंदगी अपने पति से दूर रहने की वजह से नीरस हो चुकी थी। अनीता न सिर्फ अपने अकेलेपन का सामना कर रही थी, बल्कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी को भी अकेले संभाल रही थी, और इस सब की वजह से कड़वाहट उसके मन में लावा बनकर उबल रही थी। कार्तिक और कोमल इस परिवार का हिस्सा होते हुए भी जैसे इसका हिस्सा नहीं थे। कार्तिक अपने काम की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता था, तो कोमल की अपनी एक अलग ही दुनिया थी जिसमें किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी उपेक्षा, बेरुखी, कड़वाहट और लापरवाही, ये वो कमजोर धागे थे जिनसे इस परिवार के रिश्ते आपस में बंधे हुए थे, और इनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि जब ये धागे टूटेंगे
तो रिश्तों के साथ वो और क्या होगा जो बिखर जाएगा। कोमल 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 फिर शुरू हो गई यार। कोमल 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 आए मम्मी जी। मम्मी जी एक्सक्यूज मी मैम, मेरी वाइफ आई होंगी कोमल, वो कौन से रूम में है? साहब रानी, कैसे हुआ ये सब कुछ? साहब मैं सामान लेके घर आ रही थी साहब, तो कोमल मैं भी साथ में थी। माँ कहाँ है, भाभी कहाँ है? ठीक तो है ना वो दोनों? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? साहब मारी हुई इतने मार दिया था। क्या? सर एक अंगूठी गायब हुई है। सिर्फ एक अंगूठी और कुछ भी नहीं? नहीं और कुछ नहीं, माँ जी की अंगूठी थी, 2 लाख की थी, पर ज़्यादातर मेरी कबर्ड में रहती थी। सर दरवाजे पे कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं है। फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है, लेकिन हॉल का सामान जिस तरह से बिखरा हुआ है, इरादा रॉबरी का ही लगता है। ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ एक अंगूठी चोरी हुई है और अनीता का कमरा भी बिल्कुल सही सलामत है। और सर जिस तरह दिन दहाड़े ये सब कुछ हुआ है, लगता है कि जिसने भी ये किया है उसे पहले से पता था घर में सिर्फ 2 औरतें हैं। इनकी मेड ने कुछ बताया? सर वो आधे दिन की छुट्टी पे, जब वो लौटी तो उसने कोमल को जख्मी हालत में पाया। आने वाले ने भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, लगता है किसी ने मदद की है उसकी, या फिर उसने डुप्लीकेट चाबी की मदद ली है। और जिस तरह से सिर्फ हॉल का ही सामान बिखरा हुआ है, लगता है उसने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। ऐसा करो, घर वालों से पूछताछ करो, ड्राइवर से, मेड से, आसपास के दुकान वालों से भी। सर घर के आसपास पूछताछ की, कुछ मिला नहीं। कोमल को होश आया? नहीं सर, अब तक नहीं आया। वहाँ एक कांस्टेबल तैनात किया है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसे होश आते वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। सर मुझे एक बात खटक रही, चोर ने सिर्फ अंबिका जी को क्यों मारा, कोमल को क्यों छोड़ दिया, जबकि वो इस केस की चश्मदीद गवाह है। हो सकता है कोमल ने उस वक्त शोर बहुत मचाया हो, जिस वजह से कातिल को प्लान चेंज करना पड़ा हो। मुझे इस अनीता के रोल पे भी शक है। अपनी सास की बॉडी को देखकर उसके आंख से एक आंसू तक नहीं है, पर अब भी अस्पताल में बेंच पे बैठ के वो गेम खेल रही, जैसा उसका इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। शायद सास और बहू में बनती ना हो। खैर ये सब तो हम चेक कर ही लेंगे। फिलहाल उस अंगूठी को ट्रेस करो, चोर उसे बेचने की कोशिश जरूर करेगा। सर अंबिका जी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कार्तिक। कोमल कैसा फील कर रही हो अब? मम्मी जी, कार्तिक मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी नहीं रही। कोमल जी क्या हुआ था उस दिन? जी मैं अपने रूम में थी। आए मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर मुझे मम्मी जी का ख्याल आया। कोमल जी कुछ भी ऐसी बात जो आपने उस हत्यारे के बारे में नोटिस की हो, मसलन उसका रंग कैसा था, उसका कद कैसा था, कोई शरीर पे चोट का निशान था, कुछ भी? वो एवरेज हाइट का था। उसने चेहरे पे मास्क डाला हुआ था और शायद काले रंग का था। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं।
एक बात बता दूं आप लोगों को, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंबिका जी के शरीर पर चोट के निशान थे, यानी मारपीट के, फिजिकल अब्यूज, और डॉक्टर्स के मुताबिक ये निशान घटना से पहले के हैं। आप लोगों में से किसने मारा था उन्हें? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रानी हमारी मेड उनका पूरा ख्याल रखती थी, खाना खिलाने से लेके नहलाने तक सब कुछ। मुझे नहीं पता था मेरे घर में मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। लेकिन ऐसा भी कैसे हो सकता है? आप लोगों की माँ थी, आप लोगों ने निशान ही नहीं नोटिस किए उनके? शायद बेड से गिर गई होंगी। आपने ठीक से सुना नहीं मैडम, मैंने क्या कहा? उनके शरीर पर मारपीट के निशान थे। बाय द वे, आपके पति कहाँ हैं? वो नहीं दिखाई दिए हमें जब से ये घटना घटी है। जी वो दुबई में जॉब करते हैं, खबर कर दी है। त्यागी, ये जो मेड है रानी, अगर ये अंबिका जी की केयर टेकर थी तो इसे तो निशानों के बारे में पता होना चाहिए था। पर हादसे के बाद सबसे पहले घर में वही आई थी। एक काम करो, इस रानी को बुलवाओ और इस ड्राइवर से भी जरा पूछताछ करो, क्योंकि उसका इनके घर में बहुत आना जाना था। हो सकता है शायद उससे कुछ पता चले। तुझे तो अंबिका जी की देखभाल के लिए रखा गया था, फिर क्यों मारा करती थी उन्हें? मैंने नहीं मारा साहब उनको। किसने कहा आपसे? उनके घर वालों ने। साहब झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सब के सब। साहब नफरत करते थे उनसे। अम्मा जी, अम्मा जी, हेलो, खाना खा लो, मैंने दवाई देनी है, ठीक है? खाना खा लेना। पुत्र, मेरे को काफी गहने हैं, बस मैं सारे गहने तेनू दे देंगे। बस तू सिर्फ एक को काम कर दे मेरा। कैसा काम? तू मैंने पुलिस स्टेशन ले चल, तो मेरी बहू मैंने मार डालेगी। कौन सी बहू? उन्होंने नाम नहीं लिया था साहब, और मैंने पूछा भी नहीं। क्या अनीता मैडम और क्या कोमल मैडम साहब, कोई किसी से कम नहीं है, उल्टा दोनों एक से बढ़कर एक हैं। अब कुछ दिन पहले की बात है। रानी आई यार, देखो इन्हें क्या चाहिए। मेरे को लेट हो रहा है, दे यार चाबी दे फटाफट। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। रानी, अरे रानी, आ रही हूँ। चलिए अम्मू जी। ये क्या किया? आ रही थी ना मैं। रानी, वो मेम साहब मैं आ रही थी, पर मेरे आने से पहले ही इन्होंने कर दिया। तुम क्या करी थी? सच में मैंने कुछ नहीं किया। आपको तो पता है ना, इनको हर आधे घंटे बाद जाना होता है। मेरी गलती नहीं है मेम साहब। और कुछ काम आता है आपको गंद फैलाने के अलावा? रानी, इनका पीने का पानी कम कर दो, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम। अच्छा भी जल्दी से साफ करो, बदबू के मेरे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। मम्मी जी, आप जेठानी जी की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, कल फिर से जेठ जी ने इनका फोन नहीं उठाया, इसलिए बहुत परेशान है। और मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, अगर आपको नई बेडशीट चाहिए तो मैं ले आती हूँ। और तुम क्या देख रहे हो? मेरा बैग पिक करो और चलो। सर, उस घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे और उस बेचारी बुढ़िया को अपनी दोनों बहुओं का अत्याचार सहना पड़ता था। अम्मा जी का कितना मन करता था साहब संभव बाबा के साथ खेलने का, लेकिन अनीता मैडम ने समझा रखा था संभव बाबा को कि उनकी दादी पागल है। डराओगी बच्चे को? मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसे क्यों डराऊंगी भला? जब घर पर कोई नहीं होता था तो दादी को मारकर खींच निकालती थी अपने। किसी का मल साफ करने में खींच तो होती होगी। झूठ नहीं बोलूंगी साहब, गुस्सा आता था, कभी कभी अम्मा जी पे चिल्ला भी जाती थी, लेकिन साहब उनसे कोई शिकायत नहीं थी मुझे। मेरे पास सबूत है। एक मिनट साहब। क्या चाहिए? बाथरूम जाना है। तेरे बाप की नौकरानी हो जो तुझे गोद में उठा के मुताने जाओ? कभी कुछ कभी कुछ। इतने नहीं। जब ये सब हो रहा था, बजाय इसे रोकने के तू वीडियो बना रही थी। तो साहब मैं क्या करती, उल्टा मुझे ही नौकरी से निकाल देती। आज इंटरनेट पर दुर्घटना और हादसों से जुड़े रियल टाइम वीडियोस की बाढ़ आई हुई है। एक व्यक्ति आती हुई ट्रेन से बेखबर रेलवे ट्रैक पर खड़ा होता है और दूसरा व्यक्ति उसे होशियार करने की बजाय, उसकी जान बचाने की कोशिश करने की बजाय अपने मोबाइल कैमरा में उस दुर्घटना को रिकॉर्ड कर रहा होता है।
वो व्यक्ति उस हादसे का शिकार हो जाता है और उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है और इस तरह एक ऐसे व्यक्ति की मौत करोड़ों लोगों के मनोरंजन का साधन बन जाती है जिसे शायद बचाया जा सकता था। यह चलन दर्शाता है कि हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का दर्द, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। रानी ने अगर कुछ मिनटों की मशहूरी की बजाय अंबिका जी के बारे में सोचा होता, उनके दर्द को महसूस किया होता और उस वीडियो को पुलिस को या किसी अन्य व्यक्ति को दिखाकर मदद मांगी होती, तो शायद उस बुजुर्ग महिला को अपने अंतिम समय में इतनी ज्यादती का शिकार ना होना पड़ता। हद होती है लापरवाही की। मेरी माँ को हर रोज कोई मारता था, उन्हें पीटता था, और तुम घर में होने के बावजूद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर इतना ही ख्याल था उनका तो खुद क्यों नहीं बात करते थे उनसे? उनका हालचाल तक तो पूछने का टाइम था नहीं तुम्हारे पास, और सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। कार्तिक देखो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते ना। एंड आई लव यू, एंड प्लीज ये गुस्सा थूक दो। प्लीज चलो तुम रेस्ट करो, थोड़ा सा पानी पियो, और मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, तुम्हारे डिस्चार्ज की बात करता हूँ। इट्स ऑल ओके। हाँ, तो हम कल तक डिस्चार्ज कर दें उसको। डोंट वरी। कार्तिक, भैया एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो गया? कुछ पता चला किसने किया ये? नहीं भैया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी कुछ पता नहीं चला। फ्लाइट नहीं मिली इसलिए देर हो गई आने में मुझको। लाइट नहीं मिली? कोमल कैसी है? ठीक तो है वो अब? उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। चलो भगवान का शुक्र है, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया मुझे कुछ पेपर साइन करने हैं, मैं अभी आता हूँ, आप यहीं रहना। ठीक, चिंता मत कर, मैं हूँ कोमल के पास। अच्छा, कोमल की बहुत फिक्र है तुम्हें? कभी अपनी बीबी की भी फिक्र की? वैसे तो तुम्हारी कंपनी 1 साल से छुट्टी नहीं दे रही थी, आज दे दी। ताना मत दे मुझे, इतना बड़ा हादसा हो गया इसलिए यहाँ पर आया। बूढ़ी माँ का मरना इतना बड़ा हादसा हो गया, अब बीबी का रोज रोज मरना वो नहीं दिखता? तेरा दिमाग खराब हो गया, जगह तो देख ले। अरे जल्दी जल्दी गड्ढा भरो। अरे ठेकेदार साहब जल्दी आओ, भाग के किसी का हाथ पड़ा हुआ है। हेलो पुलिस। क्यों नहीं अच्छे? क्यों अच्छे? जब देखो कुछ ना कुछ अगर मेरा माथा ठनका ना। हाँ मारा था मैंने, आ गया था गुस्सा। घर का सारा काम अकेले करो, ऊपर से अपने बच्चे को अकेले संभालो, ऊपर से वो इतना परेशान करती थी। छूट गया कंट्रोल उस दिन। तो जैसे आप गुस्से में उन्हें माना करती थी, ऐसे ही गुस्से में मारने का प्लान बना दिया होगा। अरे आपको क्या लगता है सिर्फ मैं अकेली थी जो उनको मारती थी? वो कोमल क्या दूध की धुली हुई है? मम्मी जी! कोमल! हाँ कोमल! रानी! ये क्या है? वो एक्चुअली रानी नहीं थी ना, तो मैं बैठाकर भूल गई। आई एम सॉरी। मम्मी जी, मम्मी जी, कोई नहीं आया। आराम से। आवाज़ें देती रही, किसी ने सुना ही नहीं। आराम से। आपकी फैमिली में गिरने में किसी ने भी कोई हद नहीं छोड़ी, लेकिन सबूत तो हमें सिर्फ आपके खिलाफ मिला है। ये वीडियो। मैंने नहीं मारा उन्हें। कोमल के मुताबिक घटना वाले दिन कोमल ने अंबिका जी को बचाने की कोशिश की थी। वहीं अनीता का यह कहना है कि कोमल भी अपनी सास से कम नफरत नहीं करती थी। अब सवाल यह उठता है कि कोमल ने जो हमें कहानी सुनाई वो कहीं झूठी तो नहीं? सर ये अमृत और कार्तिक दोनों घर के बेटे हैं, पर दोनों को ये नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अमृत तो चलो दुबई में काम कर, लेकिन कार्तिक तो उसी घर में रहता है वहीं। उस अंगूठी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हमारे खबरी नजर रखे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी उसे बेचने की कोशिश नहीं की है। हो सकता है कि केस ठंडा होने का वेट कर रहे हो। इन सब में से किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सबको एक दूसरे से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक काम करो, इन सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो कि घटना वाले दिन कौन किस वक्त क्या कर रहा था। सर वीडियो देखी हमने, आप माँ को मारती थी। हिम्मत कैसे हुई आपको मेरी माँ को मारने की? समझती क्या अपने आप को आप है? मेरी माँ थी वो,
मन करता है तुम्हारे हाथ पैर मैं यही तोड़ डालूं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तूने शर्म आ रही कि तुझ जैसे औरत से शादी की मैंने। अच्छा, अब भी मुझ पे शर्म आ रही है, खुद पर नहीं, जो बीवी बच्चे की जिम्मेदारी छोड़ के दुबई जा बैठे। देख बकवास मत कर। मेरी छोड़ो और अपनी कहो। तुम्हें तो पता था ना तुम्हारी माँ बूढ़ी है, लाचार है, फिर क्यों जाके दुबई बैठ गई? और तू कार्तिक, तेरा मन मेरा हाथ तोड़ने का कर रहा है। कभी अपने हाथों से इनकी गंदगी साफ की? खाली पैर छूने से प्यार नहीं होता है। कभी उनके पास बैठ के 2 मिनट बातें भी की? बड़ा आया मेरा हाथ तोड़ने वाला। सर, कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड से कुछ डाउटफुल नहीं मिला। हादसे के वक्त वो ऑफिस में था, मैंने ऑफिस से कंफर्म किया। कोमल के कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लीन है, लेकिन अनीता के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। पिछले कुछ दिनों से एक नंबर से लगातार बातचीत कर रही थी। ये नंबर किसी दिनेश के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, हमने टेलीकॉम ऑपरेटर से दिनेश का एड्रेस लेके उसके घर गए थे, लेकिन उसका घर लॉक्ड है। शायद वो शहर के बाहर है। ऐसा करो, अपना एक आदमी प्लेन क्लोज में उसको इस घर के बाहर 24 घंटे के लिए खड़ा कर दो। जी सर। दिनेश के घर की तरफ प्लेन। ये दिनेश कौन है? अनीता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये दिनेश कौन है? दिनेश दोस्त है मेरा। अच्छा, तो ये दोस्ती की शुरुआत कब हुई, जरा बताएंगी? वैसे ये दिनेश वही आदमी है ना जिसे आपने अंबिका जी को मारने के लिए हायर किया था? जी नहीं, दिनेश एक जासूस है जिसे मैंने अपने पति के पीछे लगाया। अपने पति के पीछे? क्यों? मेरा रिलेशन खत्म हो चुका था। जब अमृत यहाँ थे तब भी उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता था, इसलिए मैंने अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। सजना, संवरना, इन सब बातों में मन ही नहीं लगता था। लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि इस बार जब अमृत वापस आएंगे तो फिर से एक कोशिश करूँगी अपने रिश्ते को सही करने की। एक दिन उनके बैंक का स्टेटमेंट आया, तब मुझे पता चला कि वो दिल्ली के एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। तो यानी वो दुबई में नहीं थे, दिल्ली में थे? और मुझे यकीन था कि जरूर उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और अपने यकीन को पक्का करने के लिए ही मैंने दिनेश को उनके पीछे लगाया। तो क्या बताया दिनेश ने? कुछ नहीं, जब भी पूछो यही बताता है कि पता लगा रहा हूँ, बताऊँगा। और यहाँ तक कि मम्मी की मौत के बाद भी जब अमृत वापस आए तब भी उन्होंने मुझसे झूठ बोला। और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे मन में नफरत भर गई सबके लिए, और इसीलिए मैंने मम्मी जी के साथ भी। अनीता जी, अपनी गलती छुपाने के लिए आप अपनी बेचारगी की आड़ मत लीजिए। आपका और आपके पति के बीच में जो कुछ भी होता था वो आपका पर्सनल मैटर था। इसमें अंबिका जी हरगिज जिम्मेदार नहीं थी। आपने जो कुछ भी किया ये निहायत ही घिनौनी हरकत थी। बजाय शर्मिंदा होने के आप बहाने बना रही हैं। त्यागी सर, 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 त्यागी, इस मांस के टुकड़े को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि किसी को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। हालांकि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है पर कामयाब नहीं हो पाया वो। लगता तो ऐसा ही है। सर, कुछ दिनों पहले यमुना किनारे रेत में दबे मेल बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले थे। सिर्फ कुछ पार्ट्स थे, सर नहीं था। अरे ठेकेदार साहब, जल्दी आओ, भाग के किसी का हाथ पड़ा हुआ है। तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। सर, इस मांस के टुकड़े का डीएनए उस बॉडी के डीएनए से मैच किया जाए? बिल्कुल, गो अहेड। सर, ये केस अब एक की बजाय 2 हत्याओं का बन चुका था। एक वृद्ध महिला और एक पुरुष का, जिसकी पूरी लाश भी अभी तक बरामद नहीं हो पाई थी। ये आदमी कौन था, इसे किसने और क्यों मारा था, और इसका अंबिका खुराना की मौत से क्या संबंध था, इसके बारे में अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ था। लेकिन पुलिस को यकीन हो चुका था कि इस मामले का घर की बड़ी बहू अनीता से कोई ना कोई संबंध जरूर है, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो यह है तुम्हारा दुबई का होटल, ले चलो इसे। अब तू ये बता कि माजरा है क्या, वो भी डिटेल में। सर, दुबई मुझे सूट नहीं किया, इसलिए मैं वापस लौट आया। लेकिन मैं घर नहीं गया और ना ही मैंने किसी को बताया।
मैं अपनी बीवी की शक्ल देखना नहीं चाहता था, नफरत करता था मैं उससे, इसलिए तो दुबई गया था जॉब करने के लिए। दोबारा उसके साथ नहीं रह सकता था मैं। तो दिनेश को क्यों मारा तुमने? दिनेश कौन सर? मैं किसी दिनेश को नहीं जानता। बेवकूफ समझाया हमें? तू क्या समझता है तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में हमें दिनेश का नंबर नहीं दिखेगा? देख अमृत, सच सच बता दे वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। सर दिनेश खुद से आया था मेरे पास, उसे पता लग गया था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो अनीता को बता देगा। बस इतनी सी बात है सर। और तू पैसे उसे देना नहीं चाहता था इसलिए तूने उसे मार नहीं दिया? सर, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो पैसे देने को राजी हो गया था, लेकिन वो ही नहीं आया मेरे पास। जिस तरह से अचानक आया उसी तरह से अचानक गायब हो गया। फिलहाल तो तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जा। तबीयत कैसी अब तुम्हारी? फीलिंग एनी बेटर? आराम से आराम से। भाभी कहाँ हैं? पता नहीं, काफी देर से नहीं दिखे। मैंने उन्हें कहा था तुम्हें ना छोड़ के जाए। अरे यार रुको, 1 मिनट रुको, तुम आराम से बैठो, मैं देख के आता हूँ। भाभी! सर, एम्बुलेंस कुछ ही देर में आ रहा है। हमारे घर में 2 मर्डर हुए हैं, आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं मिस्टर कार्तिक। इन सब हादसों के पीछे आप ही की फैमिली में से कोई है। बाय द वे, जब ये हादसा हुआ आप कहाँ थे उस वक्त? मैं और कोमल तो अपने रूम में ही थे, लेकिन हाँ, अमृत भैया काफ़ी देर से गायब हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए। सर इस फैमिली में तो सब एक दूसरे पे ही इल्ज़ाम लगाए। अपने आदमी प्लेन क्लोथ्समैन के पीछे लगा दो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती जरूर करेगा। सर गायब मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं घर से बाहर किसी काम से गया था, और वो जो भी हो, जब मैं घर में था ही नहीं तो मार कैसे सकता हूं? मैं तो आपके सामने ही आया था। आई एम श्योर उन्होंने सुसाइड ही किया होगा। अमृत वीजी के चलते वो बहुत डिप्रेशन में थी। हाँ, मैं नफरत करता था, बहुत नफरत करता था उससे। सर अगर मुझे उसे मारना ही होता तो बहुत साल पहले मार चुका होता। अब क्यों मारता जबकि पुलिस की मुझ पर नजर है? मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने उसे नहीं मारा। हेलो सर। सर उस घर में गई हो? यह है कौन? सर चले? नहीं, मुझे देखना है वो कहाँ जा रहा है। बहुत भगा है। बैग मेरे को क्या है? पकड़ो इसे। सर इसमें एक लाश है। चल। देख, हमें सब पता चल चुका है। तुझे रंगे हाथों पकड़ा है हमने लाश के टुकड़ों के साथ। बच तो तू पाएगा नहीं। तू सच सच बता दे वरना मुफ्त में हड्डियां तोड़वाएगा अपनी। बोल। कोमल के कहने पे प्यार करते थे हम एक दूसरे से। कब से? यही कोई 2 महीने पहले से, जब मैं नौकरी पर लगा था। पहली नजर में वो मेरे दिमाग में चढ़ गई थी। जब मैं उसे देखता था सज सज के निकलते हुए, पागल हो जाता था मैं। लेकिन ड्राइवर था, इसलिए कुछ कहने और करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन एक दिन मर्द चाहे जितनी नजरें बचा के देखे, पर औरत की नजरों से वो नहीं बच सकता। पाना चाहता है ना मुझे? हाँ। पर मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम?
अपनी हवस के चलते तूने हाँ कर दी। मेरी जरूरतें थी, कुछ दिल की तो कुछ शरीर की। मेरे हस्बैंड, उन्हें काम के अलावा कुछ और नजर आता ही नहीं, हमेशा बिजनेस टूर पे रहते। मजबूरी में मुझे ये दूसरे मर्दों के साथ पूरी करनी पड़ती, पहले अपने जेठ जी के साथ और उनके दुबई जाने के बाद अपने ड्राइवर गोविंद के साथ। मुझसे पहले कोमल का अफेयर अमृत साहब के साथ था। अमृत साहब ने हमें बताया कि उन दोनों के अफेयर के बारे में दिनेश को पता चल गया है और वो उनसे पैसे मांग रहा है। तो हम दिनेश से जाके मिले, तब उसने बताया कि उसे मेरे और कोमल के अफेयर के बारे में भी पता है और उसके पास हमारी कुछ फ़ोटो हैं। हम उसे और पैसे देने को तैयार थे, मगर वो जितनी बड़ी रकम मांग रहा था उतनी ना तो मैं दे सकता था ना ही कोमल। इसलिए हमने दिनेश को उसी के घर में बंदी बना लिया और अपने फोटोग्राफ निकालने की कोशिश करने लगे। फोटोग्राफ्स तो मैं दूंगा, लेकिन तेरे पति हाथों में। उसने हमें वो सारी फोटोग्राफ्स वापस दे दी, लेकिन अगर हम उसे ऐसे छोड़ देते तो पक्की बात थी सर, वो सबको बता देता। अंबिका जी को किसने मारा था, तूने या कोमल ने, और क्यों? तुम्हारे क्राइम पार्टनर गोविंद ने अपना मुंह खोल दिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों ने मिलकर अंबिका जी को क्यों मारा, बोलो। क्योंकि उन्हें मेरे और जेठ जी के बारे में पता चल चुका था और उसके बाद गोविंद के बारे में भी। पैसे प्लीज ना किस, अब मुझे जाग जाएंगे। अरे बुढ़िया सोई है, दे दो। जाओ। कोमल, अमृत के बाद एक ड्राइवर के नाल ये तो अच्छा नहीं कर रही है। तो बता दोगे अपने बेटे को? बताना होता तो अमृत के वक्त से बता देती, और मैं अपने पुत्र का कार नहीं तोड़ना चाहती। मैंने कई बार सोचा कि जब वो किसी को कुछ बताने वाली नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर नहीं, मुझे फर्क पड़ता था। उनकी वो टक टक की आवाज, जब भी वो आवाज करती मुझे लगता वो मेरा मजाक उड़ा रही। तो बस मैंने फैसला कर लिया, ये लो, इसे रखो और मुझे मारो। कोमल, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मुझे मारो वरना सबका शक मुझ पे जाएगा। मर थोड़ी जाऊंगी मैं। लो मारो। एक बूढ़ी औरत जो लाचार थी, बीमार थी, जिसे तुम सब ने इग्नोर कर दिया, वो टक टक तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं करती थी, वो आवाज इसलिए करती थी कि कोई उसके पास बैठे, दो पल बात करे उससे। लेकिन तुम सबको इतना भी समझ में नहीं आया। अब आएगा जब तुम अकेली जेल की चार दीवारी में सड़ोगी और तुमसे कोई अपना बात करने वाला नहीं होगा, तब समझ में आएगा। आया मम्मी। आया आया, 10 मिनट से आ ही रहा है तू। बस 5 मिनट अभी। और देर हो जाएगी तो? नहीं मम्मी। गंदा लड़का। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन रोशनी की एक किरण ही उसे खत्म करने के लिए काफी होती है। इसी तरह इंसान का बचपन भी एक अंधेरे की खाई की तरह होता है। अगर सही परवरिश और सही दिशा की किरण ना मिले
तो पूरा जीवन अंधकार में खो जाता है। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता का साथ और सहयोग उतना ही जरूरी होता है जितना कि सांस लेने के लिए हवा। और कभी कभी जब ये साथ और सहयोग दोनों ही नहीं मिलते, तब अपराध का एक ऐसा अंकुर फूटता है जिसकी चपेट में आकर एक नहीं बल्कि पूरा परिवार और समाज सब घायल हो जाते हैं। वहां पीछे भी चेक करो। सर लगता है मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फॉरेंसिक टीम से कहना है इस सूटकेस को अच्छे से चेक करें और आसपास पता करो कोई सीसीटीवी है या नहीं। ठीक है सर। सर मौत की तारीख है 21 अप्रैल और समय है शाम के करीब 5 बजे। और सर एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई है, बच्चे की बॉडी पे पुराने चोट के निशान भी हैं। यानी बहुत पहले से उसके साथ मारपीट हो रही थी। लोकेशन के आसपास कोई सीसीटीवी मिला? नहीं सर, लोकेशन के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन बच्चे की पॉकेट से ये पेपर मिला है। ये तो किसी डायरी का पेज लगता है। स्नेहा लाल 24 मार्च 2011, फेवरेट कलर रेड। इस पर 5 साल पुरानी डेट क्यों लिखी है? और ये कागज का टुकड़ा उसकी जेब में क्या कर रहा था? दुबे सर, हमारे पास स्नेहा लाल और डायरी के इस पेज के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक काम करो, जिस लोकेशन पे ये डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास पता करो स्नेहा लाल नाम की कोई औरत या लड़की वहां रहती। ठीक है सर। 24 मार्च 2011। क्या कर रहे हो ये? मैम सर, बच्चे की बॉडी को अभी तक किसी ने भी क्लेम नहीं किया है। एक काम करो दुबे, उस बच्चे की फोटोग्राफ सभी पुलिस थानों में भिजवा दो, शायद कहीं से कोई क्लू मिले। ठीक है सर। अच्छा, ये स्नेहा लाल के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक इसके बारे में कोई लीड नहीं मिला। सर रख दो। सर ये फाइल्स मैंने पुलिस डेटाबेस से मंगवाई है। पिछले 5 सालों में जितने भी ऐसे केसेस हैं जिनमें स्नेहा नाम का जिक्र है, ये उनके रिकॉर्ड्स हैं। शायद इस स्नेहा लाल का जिक्र भी इसमें कहीं हो। मुझे लगता है डायरी के इस पेज का और इस बच्चे की मौत का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो पेपर हमें मिला है ये घर में पड़ा हुआ कोई पुराना पेपर होगा। बच्चे के हाथ लगा तो उसने अपने पॉकेट में रख लिया। दुबे, इस पर 5 साल पुरानी डेट लिखी हुई है और अगर तुम्हारी बात सही है कि ये पेपर 5 साल पुराना है तो इतना पुराना पेपर कोई ऐसे संभाल के नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि इस कागज में और उस बच्चे की मौत में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। मैम क्या कर रहे थे? सर ये देखिए, इस स्नेहा लाल का जिक्र है इस केस में। स्नेहा लाल सुसाइड केस? सर, बच्चे के शरीर पे जो टी शर्ट थी वो किसी लोकल ब्रांड की है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है सर, इसके टैग पे लिखा है नॉट फॉर सेल। इसका मतलब कि ये टी शर्ट किसी प्रमोशन में फ्री में बांटी गई थी। जिस कंपनी की ये टी शर्ट है उनसे पता करो कि ये टी शर्ट कहाँ कहाँ बांटी गई थी। ठीक है सर। और दुबे सर, ये देखो 5 अप्रैल 2011 को स्नेहा लाल नाम की लड़की ने सुसाइड किया था। मतलब इस कागज पे जो डेट लिखी है उसके 2 हफ्ते बाद। आई एम श्योर ये वही लड़की है। लेकिन सर 5 साल पहले के सुसाइड केस से एक 11 साल के बच्चे का क्या कनेक्शन हो सकता है? अब ये तो हमें इस केस से ही पता चलेगा। उस वक्त इसे इंस्पेक्टर मोहन श्रीवास्तव हैंडल कर रहे थे, वो अब रिटायर हो चुके हैं। एक काम करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, तुम इस बच्चे की लीड को फॉलो करो। ठीक है सर। इस फैक्ट्री का इंचार्ज कौन है? सर मैं ही यहाँ का प्रोडक्ट मैनेजर हूँ सर। ये टी शर्ट आप ही की फैक्ट्री से बांटी गई थी? सर ये टी शर्ट तो हमने टीचर्स डे के प्रमोशन के लिए सारी स्कूल में बांटी थी सर। आपको चाहिए तो मैं उनकी लिस्ट दे देता हूँ। क्या रे केशव, चल दिया? कुछ भी मत बोलो यार, पेशाब करने जा रहा हूँ मैं। अबे जरा बैठ बैठ। अरे आ ना, बैठ ना, बैठ। क्या है? अबे ये सब छोड़, असली का मजा लेते हैं। क्या बोलता है? कैसे? वो सब मुझको छोड़, तुम ये बताओ तुम दोनों के पास
पैसे कितने? चलेगी? केशव, तू कार में मजे ले, हम दोनों झाड़ियों में रोकर आते हैं। क्या हुआ? करंट लगा? पहली बार है तेरा? सुनना, घर से पैसे चुरा के लाया क्या मस्ती करने के लिए? एक बात बताओ, तेरे अंदर ना मर्दानगी की कमी है। अबे चुप कर, हट। पुलिस पुलिस पुलिस। ये केस मुझे अभी भी याद है। स्नेहा लाल, उम्र कुछ 35 साल, ओपन एंड शट केस था। पंखे से लटक के सुसाइड की थी इसने। और हाँ, इसकी एक बेटी भी थी। उस बेटी ने हमें बताया था कि सुसाइड करने से पहले ये गुमसुम रहती थी, और सारे सबूत भी यही बता रहे थे। स्नेहा लाल के सुसाइड का इस बच्चे की मौत से क्या कनेक्शन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा स्नेहा लाल का कोई रिश्तेदार हो? अभी ये बात तो सिर्फ स्नेहा की बेटी ही बता सकती है। उसका आखिरी एड्रेस है इस फाइल में। हाँ बोलो दुबे। सर, टी शर्ट जिन जिन स्कूलों में बांटी गई थी, बच्चा उनमें से किसी से बिलोंग नहीं करता है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसको ये टी शर्ट मिली कहाँ से। हो सकता है ये बच्चा उन स्कूल्स का स्टूडेंट हो ही ना, कोई विजिटिंग स्टूडेंट हो। मतलब सर? कई बार स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। हो सकता है ये बच्चा दिल्ली के किसी दूसरे स्कूल का स्टूडेंट हो और वो इन स्कूल्स में जहाँ टी शर्ट बांटे गए थे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गया हो और वहाँ उसे ये टी शर्ट मिला हो। तुम एक काम करो दुबे, सभी स्कूल्स में पता करो। एक बार हमें उसके स्कूल का पता चल गया तो उसका एड्रेस भी मिल जाएगा। तब तक मैं स्नेहा की बेटी के बारे में पता लगाता हूँ। एक लड़की को देखो तो ऐसा लगा जैसे। अबे साले, बैठे बैठे ताकता रहेगा पूरी लाइफ या जाकर बोलेगा भी? पूरे 3 साल निकाल दिए आंखें सेक कर। छोड़ना सर, स्नेहा की बेटी का एड्रेस चेक किया हमने, वो अब वहाँ नहीं रहती। पड़ोसी ने बताया कि शादी के बाद वो घर छोड़ के चली गई थी। तो उसका नया एड्रेस पता करो। ओके सर। हाँ दुबे। सर, लिस्ट में जितने भी स्कूलों के नाम थे, मैंने सबके एक्सचेंज स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक कर ली और मैंने बच्चे की फोटो क्रॉस चेक भी कर लिया है स्कूलों के स्टूडेंट्स विजिटिंग रिकॉर्ड्स में। फिर? सर, बच्चा दिल्ली के किसी जेपी पब्लिक स्कूल से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल आया हुआ था क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। ये टी शर्ट भी उसे वहीं मिली थी। सर, बच्चे का नाम? सर, बच्चे का नाम मोहित है और मैं उसके घर का एड्रेस पता लगाने के लिए उसके स्कूल ही जा रहा हूँ। ठीक है। ये तो हमारे स्टूडेंट है। मुझे इसका एड्रेस और इसके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। ये मोहित की डिटेल्स हैं, उसके घर का एड्रेस और उसके फादर का कॉन्टैक्ट नंबर। मुझे इसका जेरोक्स चाहिए। जी सर। क्या तब तक मैं मोहित के क्लासमेट से मिल सकता हूँ? जी सर। बेटा, मोहित आप लोगों का दोस्त था ना? अच्छा, आप लोग बता सकते हैं मोहित कितने दिनों से नहीं आ रहा है? लगातार 6-7 दिन। बेटा, तुम मोहित के बारे में कुछ बता सकती हो? बॉस, कॉलेज का आखिरी दिन है, जाकर बोल दो, फिर मौका नहीं मिलेगा। हैं? रितिका। हाँ? वो ना, मैं तुझे देखता हूँ, मतलब कि देखता नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक मिनट। तुम्हें लाल रंग पसंद है ना, और मुझे तुम पसंद हो। Are you crazy?
तुमने सोचा भी कैसे कि हम दोनों एक हो सकते हैं? शक्ल देखी तुमने अपनी? अरे तुझ जैसे को तो मैं अपने आसपास भी ना भटकने दूं। और सुन, दूर से ही देखते रहे, पास आने की औकात भी नहीं है तेरी। केशव की तमाम जिंदगी अपमान और तिरस्कार का एक लंबा सिलसिला बन गई थी। ना वो खुद अपनी समस्या को कभी ठीक से समझ पाया, ना किसी और ने ही उसके मसलों को हल करने की कोशिश की। जिंदगी के रास्तों पर चलते हुए केशव किसी का सामना नहीं कर पा रहा था कि एकाएक उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। आलोक निरंजन, बच्चा, तेरे माथे की लकीरें तेरे सितम बयां कर रही हैं। तू अपने पति से परेशान है ना? हाँ बाबा, उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। भाई, और कुछ चाहिए क्या? आज रात एक और निपटने वाली हूँ। ये बाबा एक नंबर का ढोंगी है, पाखंडी। औरतों को अपनी बातों में ऐसे फंसाता है कि पता ही नहीं चलता। चल भाई, पैसा निकालना। बाबा, आपको यकीन है इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है? भरोसा रख बच्चा, तेरे इस कार्य से तेरे नवोग्रह शांत हो जाएंगे। और फिर तू अपने पति के लिए ये सब कर रही है, सुहाग के लिए। पति के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होता। अंदर आ जाओ बेटा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। बाबा ने बहुत तपस्या की है, बाबा की नजर चारों तरफ रहती है। बाबा, मुझे ना आपका भक्त बना लो। ये जिंदगी की मुश्किल है, ये औरतें और सेक्सी है। मुझे उन पे काबू पाना सिखा दीजिए बाबा, काबू पाना सिखा दीजिए बाबा। तथास्तु, आज से तुम हमारे भक्त हुए। सब मोहित के स्कूल से जो एड्रेस मिला था, ये वही घर है। पर यहां तो ताला है। केशव जी, सॉरी ने हर थोड़ी देर में दवा देनी होती है। कैंसर ना फैले इसलिए डॉक्टर ने जुबान काट दी। इसलिए कभी कभी तकलीफ होती है तो दर्द की दवा देनी होती है। से आप कुछ कह रहे थे कि आपको मेरे बेटे की लाश मिली है कहीं सूटकेस में। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर कुछ खास अफसोस नहीं हुआ आपको? ये जरूरी तो नहीं कि हर इंसान के दर्द एक्सप्रेस करने का तरीका एक ही हो। मेरी माँ को देखिए, बोल नहीं सकती लेकिन अपनी आंखों से सारा दर्द बयां कर रही है। मोहित यही रहता था आपके साथ? मैंने कहा मोहित यही रहता था आपके साथ?
नहीं, वो अपनी माँ के साथ रहता है। मधु मेरी एक्स वाइफ, डिवोर्स के बाद वो अपने साथ ले गई थी। लेकिन स्कूल में तो एड्रेस यहीं का है। बदलना भूल गई होगी। आप मिलते रहते थे मोहित से? ज्यादा नहीं, महीने में एक बार। आखिरी बार यही कोई 20 दिन पहले मिला था। मधु का एड्रेस? बड़ा अजीब आदमी है केशव। ऐसा लग रहा था उसे अपने बेटे से प्यार ही नहीं है। सर कितने दिन हो गए इसके बच्चे को गायब हुए और इसको खबर तक नहीं। स्वरूप नगर का एड्रेस दिया उसने मधु का। हो सकता है मधु ने वहां में से कंप्लेंट लिखवाई हो। मैं उस एरिया थाने में पता करता हूँ सर। इसकी जिम्मेदार भी तू है। एक बात और बताऊं, वैसे तुझे पता तो चल ही गया होगा, मैं तो तेरा गंदा बच्चा हूं ना। इसलिए ये दवा पेन किलर नहीं, पानी था। हर बार दर्द में ही क्यों जानूं? तू कैसे बोली? तेरी तो जबान ही कट गई है ना। यहाँ भी ताला है। एक्सक्यूज मी, जी मधु यही रहती है ना? जी हाँ। कुछ आइडिया है कहाँ है वो? नहीं, ये लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं। इनसे दूरी बनाए रखते हैं हम। क्यों? क्या बताऊँ साहब, दिन रात घर के अंदर से बच्चे के रोने की और मारपीट की आवाज आती रहती है। मधु का मिलना बहुत जरूरी है। उसकी पड़ोसन की बातों से वही सस्पेक्ट लग रही है। सर मुझे भी ऐसा लगता है कि मधु का इस हत्या से कोई ना कोई। सर आप मेरे घर आए थे, जैसे मुझे पता चला मैं यहाँ चली आई। सर क्या हुआ? आप? जैसे मैं मधु, मेरी बेटी का क्या हुआ साहब? पानी गर्म कर दिया मैंने, मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छी माँ हो ना तुम मेरी, नहा लेना, नहीं तो बदबू आएगी तुमसे, ठीक है? आपकी पड़ोसन ने हमें बताया कि आपके घर से मारपीट और मोहित के रोने की बहुत आवाजें आती हैं। क्या ये सच है कि आप मोहित को मारती थी? हाँ ये सच है, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता था उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए। वो अपने बिगड़े हुए बाप की संगत में आ रहा था, गंदे कामों में पड़ गया था वो। किस तरह के गंदे काम? मोहित, क्या कर रहे हैं सब तुम? अपने बाप की गंदी मैगजीन पढ़ रहा था वो। मैं मारती नहीं तो क्या करती सर? हाँ, मेरे पास वो मैगजीन्स थी, किसके पास नहीं होती। मेरा बेटा क्यूरियस हो रहा था तो मैंने उसे एजुकेट करने की कोशिश की, सेक्स एजुकेशन वीडियोस दिखा के। ध्यान से देख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ तुझे। अब कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ, ठीक है? क्या कर रहे हो ये? अरे निकलो ऐसे, निकलो। अरे क्या कर रहे हो आप? मैं क्या कर सकता हूँ सर, मधु ने इसे भी गलत समझा। गलत तो उसने किया है मेरे साथ, ब्लडी वुमनाइजर। उसका घर मैंने कब का छोड़ दिया था, एक जगह नहीं छोड़ता था वो, ऑफिस, घर, पता नहीं। मोहित की जेब से हमें डायरी का पेज मिला है। आप बता सकती हैं स्नेहालाल कौन है और इसका मोहित से क्या कनेक्शन है? नहीं सर, मैं किसी स्नेहालाल को नहीं जानती। गंदी माँ मत बनो, आराम से खाओ। मुंह खोलो, मुंह खोलो। तुम यहाँ? हमारा बेटा मर चुका है। जानता हूँ। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकती? क्योंकि मेरा दिल जानता है कि कितने गंदे इंसान हो तुम। तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से मारा मेरा बच्चा। तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही थूक सकती है मुझ पर? करना सर, मैंने केशव के बयान की जांच कर ली है। जिस वक्त मर्डर हुआ वो समय अपने ऑफिस में ही था और मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए।
ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा सर जिससे उस पर शक किया जा सके। सर मुझे तो लगता है कि उसका इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहित की हत्या केशव से बदला लेने के लिए की गई हो। मतलब सर? मधु बता रही थी कि केशव के बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं। एक जगह नहीं छोड़ता था वो, ऑफिस, घर। हो सकता है केशव की किसी माशूका ने केशव से बदला लेने के लिए मोहित को मारा हो। 132? मजाक कर रहे हो क्या? 132 औरतों के साथ संबंध था तुम्हारा? हाँ, ये ऐसे हिसाब रखता हूं मैं, हर एक औरत के नाम की एक तीली। अरे वाह, अगर इतनी ही जल्दी मेरी कला सीखते रहे, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास इतनी कन्याएं होंगी कि गिनती करना मुश्किल होगा। कोई मुश्किल ही नहीं होगी बाबा, क्योंकि गिनती तो मैं ही रखूंगा। और आज की गिनती 132 औरतें। यस सर। ये पेज तो इसी डायरी का लग रहा है। हो ना हो ये केशव हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। दुबे सर, एक काम करो, इस डायरी में जितनी भी औरतों के नाम हैं सबके मोबाइल नंबर्स और एड्रेस निकालो। पता लगाने की कोशिश करो कि मर्डर के वक्त मधु के घर के आसपास कौन था। मैंने तो उनको झूठ बोल दिया कि क्या हुआ? अरे उनकी चिंता मत करो, तुम अंदर चलो। पर ये है कौन? अरे बताता हूँ ना, लेफ्ट बेडरूम। आप हमेशा मुझे रोकती थी ना, लेकिन मैं कभी रुका ही नहीं। मेरी खोज अभी भी जारी है, और ये सब आपके कर्मों का फल है। आपको हमेशा ऐसा लगता था ना कि मैं गंदा लड़का हूं, मुझे कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी। 133वीं मेरे ऑफिस की एम्प्लॉई है, पढ़ी लिखी, खूबसूरत। मैं इतना भी गंदा नहीं हूं। कभी सोचा था आपका बेटा इतना कामयाब होगा? घूर क्या रही है? हाँ, क्या घूर रही है? देखना चाहती है अंदर आके तेरा बेटा कितना होनहार है? नहीं, कुछ तो प्राइवेट रहने दे। केशव का यह विकृत रूप, यह हवस का खेल दरअसल उसकी मां के प्रति उसकी शिकायत थी। लेकिन मां न संकेत समझ पा रही थी और ना ही अपने बेटे का पुराना दर्द। उसे तो उसकी हर हरकत में सब कुछ गंदा ही नजर आ रहा था। ऐसे में यह विकृति कब अपराध का रुख कर गई कोई समझ ही नहीं पाया। एक बच्चे की हत्या हो चुकी थी और मोटिव अब तक साफ नहीं था, लेकिन अतीत से एक नाम अब भी सामने आ रहा था। एक नाम जिसने पुलिस की तहकीकात को एक नई ही दिशा दे दी। सर, डायरी में जितने भी औरतों का नाम था मैंने सबकी लोकेशन चेक कर ली है। मर्डर के वक्त कोई भी केशव और मधु के घर के आसपास नहीं था। लेकिन एक अनोखी बात पता चली है सर। कैसी बात? सर, स्नेहा लाल की बेटी अंजलि इसी शहर में रहती है, वो भी अपने पति के साथ। और सर, स्नेहा के मरने के बाद भी केशव से उसकी लगातार बात होती रहती है फोन पर। आप लोग फिर से? स्नेहा लाल कौन थी? अफेयर था हमारा, काफी दिन चला। बाद में मालूम हुआ उसने सुसाइड कर लिया। तुम्हारी वजह से? नहीं, वो पहले से ही डिप्रेस थी। और उसकी बेटी अंजलि, उसके साथ टच में हो तुम? हाँ, उसकी शादी हो गई, खुश है वो। तुम्हारे बेटे के जेब से हमें एक पेपर मिला था, उस पर स्नेहा लाल का नाम लिखा था और उसका फेवरेट कलर रेड। मैं अपने बेटे से कुछ नहीं छुपाता, अपनी डायरी भी दिखाई थी उसे। अब उसने पेपर फाड़ा नहीं फाड़ा, क्या किया, मुझे नहीं पता। हम सब पता लगा लेंगे, किसने फाड़ा, क्यों फाड़ा, सब पता चल जाएगा। चलो। बहुत दुख की बात है सर, जो कुछ भी मोहित के साथ हुआ मैं उसे जानती थी।
एक दो बार हम लोग मिले भी हैं। और केशव के साथ कैसा रिश्ता है आपका? केशव तो और भी अच्छे हैं। मम्मी की डेथ के बाद उन्होंने काफी हेल्प की है मेरी। जी सर, अब तक टच में हम लोगों के साथ, कभी कभी हालचाल भी पूछते रहता है। अंजलि, आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी माँ स्नेहा की सुसाइड के लिए केशव जिम्मेदार है? नो सर, माँ हमेशा डिप्रेस्ड रहती थी, उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज थे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। अभी तक जितने भी लोग मिले हैं सबके मुंह से केशव की बुराई सुनी है, पर ये दोनों तो उल्टी कहानी सुना रहे हैं। या तो ये दोनों कुछ जानते हैं जो ये छुपा रहे हैं, या फिर ये दोनों सच बोल रहे हैं और बाकी सारी दुनिया झूठ बोल रही है। एक काम करो दुबे सर, इन दोनों के भी कॉल डिटेल्स निकालो, देखो कुछ सामने आता है। ठीक है सर। सर, मैंने अंजलि और उसके पति अश्मित के कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं। मर्डर के समय दोनों घर पे ही थे, लेकिन सर अंजलि के फ़ोन से ज़्यादातर कॉल्स केशव को गए हैं। रात दिन दोनों में खूब बातें होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि को भी केशव ने अपने जाल में फंसा लिया हो? केशव है? माँ जी, आप चाहें तो हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए, आपके पोते के कातिल तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। मैं जानता हूं आप बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ या ना में सिर हिला के जवाब तो दे सकती हैं। आप घबराइए मत, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। अंजलि और केशव का अफेयर है? सच सच बताइए माँ जी, आपके पोते के कातिल तक पहुंचने में आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। प्लीज, अंजलि और केशव के बीच में कुछ था? सर, ये केशव तो बड़ा अजीब आदमी है। स्नेहा के साथ साथ उसकी शादीशुदा बेटी के साथ भी अफेयर। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अश्मित को इन दोनों के अफेयर के बारे में मालूम चल गया होगा और फिर केशव से बदला लेने के लिए उसने मोहित की जान ले ली। अब इसका जवाब तो वही देंगे, लेकर आओ सर। अफेयर? नहीं सर, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अंजलि का अफेयर नहीं हो सकता, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। पर हमें तो कुछ और पता चला है। सर, आपको कुछ गलत पता चला है। मुझे अंजलि पर पूरा भरोसा है। आपने एक शक के बेसिस पे मुझ पे इल्जाम लगाने यहाँ बुलाया? शक करना हमारा काम है अंजलि, और तुम्हारे अफेयर के बारे में हमें केशव की माँ ने खुद बताया है। तो फिर कीजिए शक। और कोई बात इसलिए सच नहीं हो जाती क्योंकि उसे एक बूढ़ी औरत ने कहा है। जिस दिन आपके पास मेरे अगेंस्ट में कोई पुख्ता सबूत हो, आ जाइएगा मुझे अरेस्ट करने। हेलो, इसका मतलब कि मोटिव चोरी चकारी का नहीं था, किसी ने बदले की भावना से मारा इसे। अगर रास्ते में कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलवाओ फौरन, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इसकी बीवी मधु को इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। लेकिन उसके जाने में एक हत्या का रहस्य हल होने की बजाय खुद केशव की हत्या ही अपने आप में एक सवाल बनकर खड़ी हो गई। केशव को कौन मार सकता है? सर, केशव के संबंध में तो सस्पेक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी होगी। न जाने कितनी औरतें होंगी जो उसे मरा हुआ देखना चाहती होंगी। लेकिन सवाल ये उठता है दुबे कि केशव और मोहित का कातिल कोई एक है या दो अलग लोग? सर, मधु को हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। नहीं मिली? नहीं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मधु ने ही केशव को मारा, उसके बाद गायब हो गई? अगर ऐसा है तो जरूर किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर छुप के बैठी होगी। तलाश जारी रखो, पता करो कहाँ जा सकती है। सर, सीसीटीवी को फुटेज आ गई। यही कातिल है। नफरत करती थी मैं उससे, बेटा था तो क्या, कलंक था वो। और बर्दाश्त नहीं होता था
और जी नहीं सकती थी मैं इस कलंक के साथ। मैंने उसकी चाय में अपनी नींद की गोलियां मिला दी। सोचा था जब बेहोश हो जाएगा तो घर में ही खत्म कर दूंगी उसे, लेकिन दवा का असर होने में समय लगा और वो घर से निकल गया। फिर मैंने उसका पीछा किया। अगर आपने सही परवरिश की होती तो ये नौबत ही नहीं आती, ना वो ऐसा बनता, ना उसे खत्म करने की जरूरत होती। अब ये बताइए मोहित को क्यों मारा? सच सच बताइए, मोहित को क्यों मारा? केशव का मर्डर तो सॉल्व हो गया, पर मोहित, उसे किसने मारा? सर मधु अभी भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं मधु ने भी अपने बेटे को मार दिया जैसे सारिका ने केशव को मारा? सर मधु मिल गई है, अपनी एक दोस्त के घर पे थी। मैंने कहा ना आपसे, मैंने उसे नहीं मारा है। पर उसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी तो होती थी ना, और इसी वजह से तुम उसे पीटती भी थी। हाँ, नफरत थी मुझे उससे। रोज कंप्लेंट आती थी उसकी, स्कूल से, पड़ोस से, सब जगह से। शर्मिंदगी होती थी मुझे, मारती थी मैं उसे, पीटती थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। किस तरह की कंप्लेंट्स आती थी मोहित की? हाँ बेटा, ला मुझे। कैसा रहा आज स्कूल में? अच्छा गया दिन। हाँ चलो बैठो वहां से। हाँ अमर श्रीवास्तव जी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन। अमर श्रीवास्तव, जब तुम्हारे कॉल डिटेल्स देखे तो हमारे सामने तो एक अलग ही कहानी आई। 21 अप्रैल को 3 और 4 के बीच तुम्हारे फोन की लोकेशन मोहित के घर के आसपास की थी, और शाम 5 बजे तुम्हारे फोन की लोकेशन एग्जैक्टली उस जगह की थी जहां से हमें मोहित की लाश मिली थी। अब इस कोइंसिडेंस की डिटेल्स तुम हमें दोगे या मैं अपने तरीके से पूछूं? मैंने ही मारा था मोहित को। क्यों? क्या किया था उसने? मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया था उसने। स्नेहा, तुम गर्ल्स टॉयलेट में क्या कर रहे हो? तुम्हें लाल रंग पसंद है ना? हाँ मुझे पता था, क्योंकि मैं पापा की गर्लफ्रेंड स्नेहा लाल को भी लाल रंग पसंद था। ये देखो, इसलिए मैं हमेशा ये पर्ची अपने साथ रखता हूँ। फिर मैंने सूटकेस को बंद किया और सुनसान जगह पे ले जाके फेंक दिया। क्या हासिल हुआ उसे मारकर? तुम कानून की मदद ले सकते थे, किसी एनजीओ की मदद ले सकते थे, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने एक मां से उसका बेटा छीन लिया और अपनी खुद की बेटी से उसका बाप। बचपन से किशोर अवस्था में कदम रखना एक नेचुरल प्रोसेस है, और सिर्फ इंसान ही नहीं, इस संसार के हर जीव के साथ ऐसा ही होता है। शरीर और सोच दोनों में बदलाव आते हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस के इस संसार का सबसे समझदार जीव इंसान इसके बारे में चर्चा और बातचीत को एक हवा और शर्मनाक चीज बनाए हुए है, जबकि यह विषय भी परवरिश का ही एक हिस्सा है। हमें यह समझना चाहिए कि सवाल को दबाने से हल नहीं मिलते, गुस्से से कभी कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि जिज्ञासा बढ़ती है। और अगर उस वक्त सही परवरिश और मार्गदर्शन ना मिले तो यही हश्र होता है जो केशव और उसके परिवार के साथ हुआ। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।